नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। तो आज जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ये रिज़ल्ट एक मैंने लिखा था और इसके बारे में बोला था कि आप इसके बारे में सोचना कि कैसे इस प्रूफ को या इस ऑब्जर्वेशन को हमने अभी तक के 8 लेक्चर्स में देख रखा है, क्या सच में हमने ये ऑब्जर्वेशन करा है। तो उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने सोचा है, अगर आपने पहले क्लास देख रखी है, अगर आपके दिमाग में कुछ था इसके एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन को मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इसको अंडरस्टैंड करने में। इवन मैंने अपने दोस्त प्रकाश नैनवाल के साथ भी इस चीज़ को शेयर करा, पर काफ़ी टाइम के बाद मुझे लग रहा है हम दोनों एक कंक्लूज़न पे पहुँचे। वही कंक्लूज़न मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा कंक्लूज़न है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कि हाँ ये बात सही है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है तो वो भी आप बताएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी इन जनरल होमोजीनियस या कैसा भी x = y सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पर a और y मीन्स राइट हैंड साइड वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेक्टर एंड ए कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसके सभी की सभी एंट्रीज aij = m × n एंड y1 y2 ym सभी एंट्रीज किसी छोटी फील्ड f1 से आ रही हैं। छोटी फील्ड का मतलब है कि ये किसी ना किसी की सब फील्ड होगी, और वो सब फील्ड किसकी है? f की सब फील्ड है थोड़ी देर के लिए। तो तब बोल रहा है कि अगर ax = y हैज़ अ सॉल्यूशन विद x1 x2 xn इन f मतलब बिगर फील्ड, कि अगर कोई सॉल्यूशन ax = y इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन बड़ी फील्ड पर आपको मिलता है, देन द सेम सिस्टम विल हैव और हैज़ अ सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन विल हैव वन स्मॉलर फील्ड मीन्स f1। ठीक है, हिंदी में भी बता देता हूँ कि हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax = y, जहाँ पर a की सारी एंट्रीज और राइट हैंड साइड वेक्टर जो है y, उस सभी की सारी एंट्रीज कहाँ से? किसी छोटी फील्ड f1 से आ रही हैं, जो कि सब फील्ड है किसकी? f की। तो फिर बोल रहा है कि अगर बड़ी फील्ड पर, मतलब कैपिटल F जो है बड़ी फील्ड पर, अगर ax = y सिस्टम का कोई सोल्यूशन अगर आपको मिलता है, तो फिर छोटी फील्ड पर भी आपको सोल्यूशन पक्का कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। बट अगर छोटा फील्ड पर सोल्यूशन मिलता है तो बड़ी फील्ड के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी फील्ड पर सोल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट एक चीज़ हम ये पक्का बोल सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से कि अगर बड़ी फील्ड पर आपको सोल्यूशन मिला इन अजम्पशंस के साथ कि सारे कोफिशिएंट्स जो हैं छोटी फील्ड से हैं, a के और y के, इन अजम्पशंस के साथ, तो फिर आपको छोटी फील्ड पर भी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि कैसे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमें पता था कि कोई भी ax = y अगर सिस्टम है, तो हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ देख रखी थी, इसको हम रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे कि rx = z, वेयर z1 z2 zi था। और ये सिस्टम जो है सोल्यूशन तब रख रहा था जब zi = 0 फॉर एवरी i greater than r, वेयर r इज नथिंग बट द नंबर ऑफ non-zero rows in R। और हमने देखा था कि ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्विवेलेंट सिस्टम है, देन दैट दे विल हैव सेम सोल्यूशन। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। पर हमें ये चीज़ देखनी है कि अब ये सिस्टम का बात करें या इस सिस्टम का बात करें, कि अगर ये सिस्टम कोई सोल्यूशन रख रहा है ओवर F पे, देन इट विल इम्प्लाई इट विल ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन ओवर f1। ये चीज़ हमें देखनी है। तो ये केस तभी पॉसिबल होगा, आप देखो कि जब ये केस तभी पॉसिबल होगा जब r जो है तुम्हारा, है नंबर ऑफ रोज इज लेस देन n, r इज लेस देन n। उस केस में आप देखोगे कि अगर कॉम्प्लेक्स, इसी केस में ऐसा होगा कि हमें f1 से बाहर जाके भी सोल्यूशन मिल पाएगा। इसी केस में जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब x1 x2 xn या नंबर ऑफ अननोन्स। जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दैट टाइम वी कैन टेक n minus r नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ये चीज़ कि n minus r जो है नंबर ऑफ
फ्री वेरिएबल्स हम क्या है अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी चूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पर सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे था हमारे पास कोई सिस्टम, यहाँ पर x1 x2 इस तरीके से x4 तक, और इस साइड राइट हैंड साइड वेक्टर आपका आया z1 z2 z4, और सपोज आपको यहाँ पर 3 रोज जो थी आपको नॉन जीरो रोज मिल गई और लास्ट रो जो है वो पूरी की पूरी जीरो रो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि r की वैल्यू कितनी है 3 और n कितना है 4, तो r इज लेस देन 4। तो इसका मतलब इस केस में क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाला है। और अगर इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाला है तो इसका मतलब कब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, जब हम n माइनस आर यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी असाइन कर सकते हैं, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। का मतलब क्या है कि वन वेरिएबल इज फ्री टू टेक एनी आर्बिट्रेरी फील्ड आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो वो आर्बिट्रेरी वैल्यू f1 पर भी ली जा सकती है, f1 पर भी ली जा सकती है और f पे भी ली जा सकती है। तो जब इफ x4 इज इक्वल टू जो c आप लोगे, इफ x4 इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू f1, सॉरी इफ x4 इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू f, अगर x4 c से है तो आप देखोगे फिर कि जो x1 x2 x3 x4 ये जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ओवर f पे मिल जाएगा, ओवर f पे। तो यही तो हम बोल रहे थे कि अगर f पे है सोल्यूशन तो हमें दिखाना है कि f1 पे भी सोल्यूशन होगा, f1 पे भी सोल्यूशन होगा। तो कैसे सोल्यूशन होगा, अब देखो कि हम x4 की वैल्यू आर्बिट्रेरी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, x4 की वैल्यू आर्बिट्रेरी कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसका मतलब x4 इज इक्वल टू c, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, लेकिन वो f से ना लेकर कहाँ से ले लें, f1 से ले लिया, f1 से ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इस तरीके से, x4 ये सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, ओवर f1 पर मिल गया। तो हमने ये दिखा दिया कि अगर x4 की वैल्यू जब भी कॉम्प्लेक्स, सपोज f हमारे पास थोड़ी देर के लिए सपोज हमने ऐसे ले लिया कि f जो है c है और f1 जो है हमारा वो r है, ठीक है। तो अगर हम x4 की वैल्यू बड़ा वाला फील्ड से ले लेते हैं तो हमारे पास क्या पता चला कि हमें कॉम्प्लेक्स फील्ड पर एक सोल्यूशन मिल गया। तो हमें अब दिखाना होगा कि फिर रियल फील्ड पर भी सोल्यूशन होगा। तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप x4 जो आर्बिट्रेरी वैल्यू लेने के लिए जो वेरिएबल फ्री है वो x4 की वैल्यू आप रियल नंबर से ले लो जाके, और एक बार आपने x4 की वैल्यू रियल नंबर से ले ली जाके तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो पहली 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगी x1 x2 x3 में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फिर x1 x2 x3 की वैल्यू भी r से बाहर नहीं जाने वाली, क्योंकि r भी क्या है, फील्ड है, तो वहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन होल्ड होगा। तो फिर x1 x2 x3 और x4 तो आपने r से लिए, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन कहाँ पर रहेगा, r पे ही रहेगा। ये चीज़ आप बोल सकते हो। अब बात आती है कि जब r इक्वल टू n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, या फिर r ग्रेटर देन n हो, r ग्रेटर देन n हो, तो आप इन दोनों केस में देखोगे कि इन दोनों केस में सोल्यूशन ऐसा होगा ही नहीं कि जो एंट्रीज हैं आपकी a की एंट्रीज और जो y की एंट्रीज अगर f1 से आ रही हैं और सोल्यूशन तुम्हें f पे मिल जाए, ऐसा होगा ही नहीं इन केस में, इस तरीके के केस में नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा ही नहीं तो फिर इस रिजल्ट की कोई बात ही नहीं, कि जब बड़ी फील्ड पे हमें सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे कि हाँ छोटी पर भी मिलेगा। छोटी पर अपना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर बड़ी फील्ड पर आपको सोल्यूशन मिलता है तो आप पक्का देखोगे कि फिर छोटी फील्ड पर सोल्यूशन मिलेगा। तो मैंने वो केस ही एलिमिनेट कर लिया कि कब बड़ी फील्ड पर सोल्यूशन मिल सकता है। तो बड़ी फील्ड पर हमें सोल्यूशन तभी मिल सकता है जब इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस होगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशंस कब मिलेंगे, जब क्या होगा, r हमारा लेस देन n होगा, r हमारा लेस देन n होगा। और अगर r हमारा लेस देन n है तभी ऐसा होगा कि हम किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फ्री है चूज करने के लिए, आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। तो जब हम बड़ी फील्ड से चूज करेंगे तो हमें बड़ी फील्ड पर सोल्यूशन मिलेगा, जब हम छोटी फील्ड से वो वैल्यू चूज करेंगे तो छोटी फील्ड पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से बोल पा रहे हैं कि हाँ, जब कभी भी हमें बड़ी फील्ड पर सोल्यूशन मिल रहा है तो छोटी फील्ड पर भी सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन इस केस में कि जब r n है या r ग्रेटर देन n है, तो इस केस में आप देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि एंट्रीज a और y
अगर F1 से आ रही हैं तो सोल्यूशन भी F1 में ही होगा, F1 से बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लिया सोल्यूशन F1 में मिल गया तो फिर आप F के सोल्यूशन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि F पे सोल्यूशन होगा, F पे सोल्यूशन जाएगा ही नहीं। सोल्यूशन कहाँ पर रह जाएगा? F1 में, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर F1 में ही रहेगा इन केसेस में, ठीक है। लेकिन F पे कब जा सकता है सोल्यूशन? बड़ी फील्ड में, इस वाले केस में, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। अब एक फाइनल कंक्लूजन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो अप टू दिस 9th लेक्चर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं एक साथ समराइज़ करना चाह रहा हूँ एक पेज पे। तो उसको हम एक बार देखेंगे, तो एक बार देख लेते हैं उसको कि किस तरीके से अभी तक हमने पूरा क्या पढ़ा है। फाइनल कंक्लूजन अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो विल सी। तो कंक्लूजन देखने के लिए आप एक अजम्पशन मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए। हमने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लाइक रैंक नहीं पढ़ा है, नल स्पेस, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो आप थोड़ी देर के लिए इतना मान के चलो कि रो ऑफ ए, जो रो ऑफ ए है वो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो रेड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स है उस ए मैट्रिक्स की रो रेड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स बन सकती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। फिर उस रो रेड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उसको हम डिनोट कर रहे हैं रो ऑफ ए, ठीक है। इतना नोटेशन मान के चलो। अब हम फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको एक पेज में मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा ax इज इक्वल टू वाई टाइप में। और ये आप बोल सकते हो कि ax इक्वल टू वाई इज नथिंग बट इट इज़ अ शॉर्ट हैंड नोटेशन टू डिनोट एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कब तक? जब तक कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है। एक बार जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो y जो कॉलम वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड कॉलम वेक्टर x। लेकिन अभी तक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है, तो आप ऐसे मान के चलो कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरी हो जाती हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ होमोजीनियस। और अगर ये होमोजीनियस है तो फिर पक्का हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट, देयर इज़ नो इनकंसिस्टेंसी इन होमोजीनियस केस। इफ़ y इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल कॉल इट नॉन होमोजीनियस, राइट। इतना हमने अभी तक पढ़ाई है। उसके बाद दो कैटेगरी आती हैं फिर कि अगर ये नॉन होमोजीनियस या होमोजीनियस कोई भी सिस्टम ऑफ है, होमोजीनियस तो हमेशा ही कंसिस्टेंट है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो फिर इसमें दो कैटेगरी आएंगी। क्या? कि एक आएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट, कंसिस्टेंट सिस्टम, और इधर आएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसका हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, मतलब एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी सोल्यूशन मिल गया, एक से ज़्यादा मिले कोई बात नहीं, अच्छा बात है, एक भी सोल्यूशन मिल गया तब हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, सोल्यूशन ही नहीं मिला। कैसा सिचुएशन होगा कि ऐसे कोई बोल दे कि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स रियल नंबर है, तो क्या इस इक्वेशन को कोई एक्स ऐसा रियल नंबर पे है जो सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो इसका मतलब इस केस में बोलेंगे नहीं, देयर इज़ अ नो सोल्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। तो इस टाइप की कंडीशन में बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट का सिस्टम का मतलब हो गया हुआ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन कब था? हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि Zi जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी i ग्रेटर देन r, तब सोल्यूशन मिल रहा था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिचुएशन कब होगी कि जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ही तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहे थे। तो ये कब होगा नो सोल्यूशन?
जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म होगी उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करी जा रही है। देख लो मैंने नोटेशन किस तरीके से लिख रखा है कि रो ऑफ ए इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो रेड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो आप देखोगे कि नो सोल्यूशन होगा। अब बात आती है सिस्टम कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो लेकिन हमें सोल्यूशन जरूर मिलेगा, इनफाइनाइट मिले, यूनिक मिले, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कैसे, याद रखने का बहुत सीधा सीधा तरीका। ये कंडीशन क्या बोल रही है कि सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या, अगर इसका जस्ट हम रिवर्स ले लें या कंट्रा पॉजिटिव ले लें इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसका उल्टा होगा तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो फिर क्या मतलब पता चला आपको, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, number of non-zero rows in augmented matrix is equal to the number of non-zero rows in रो reduced echelon form of matrix A। जब ऐसी कंडीशन होगी तब आपको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। अब एक बार जब सोल्यूशन मिल गया तब इसकी कैटेगरी पर जाते हैं कि अच्छा सोल्यूशन तो मिल गया, सोल्यूशन मिलने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए सोल्यूशन मिलने के लिए। अब फिर हमारा ये होता है ना कि इंटरेस्ट कम नहीं होता है। अब ये देखेंगे कि सोल्यूशन कितने टाइप कैसा है, यूनिक मिल रहा है कि फिर इनफाइनाइट मिल रहा है, राइट। यूनिक मिल रहा है कि इनफाइनाइट। अगर हम फाइनाइट फील्ड पर हैं तब तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट में 1 2 3 ऐसे भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट फील्ड पर काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर 2 ही कैटेगरी मिलती हैं, या तो यूनिक मतलब एक, या फिर इनफाइनाइट मिलेंगे। 2 3 का कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन 2 3 सोल्यूशन भी, नंबर ऑफ 2 और 3 सोल्यूशंस भी हो सकते हैं जब हम फाइनाइट फील्ड की बात करेंगे। तो वो केस मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा दूसरा केस कि सोल्यूशन फिर क्या है, यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में आप देखोगे पहले नंबर में तो सोल्यूशन मिलना चाहिए, यूनिकनेस पर तो बाद में जाएंगे। तो क्या कंडीशन होगी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस, एंड इट शुड also equal to number of unknowns, it should also equal to number of unknowns। तो ये कंडीशन जब होगी तब आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलेगा, यहाँ पर ही देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी हमें मिलने वाला है जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए फ्री हो, यानी कि n माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तभी आप किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए फ्री होगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि रैंक तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए इज ऑलवेज लेस देन n। अगर ये ऐसा सिचुएशन है तभी आप देखोगे कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो कि अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर r है, यहीं ये भी r हो जाएगा, तो r ये हो गया। ये थोड़ी देर के लिए आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज r है और जो दोनों में बराबर है, तो सोल्यूशन मिलने वाला है। अब यहाँ से देखो कि n माइनस आर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब कम से कम आपको एक वेरिएबल की वैल्यू तो आप लेने के लिए फ्री हो गए। अगर एक से ज़्यादा है तब तो और अच्छा बात है, खूब खुश हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, सपोज ऐसा हो जाता, इक्वल वाला सीन आ जाता, तो यानी कि n माइनस आर इक्वल टू 0 हो जाता, तो यानी कि आप कोई भी वेरिएबल लेने के लिए फ्री हो ही नहीं, तो फिर आपको यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है। तो इस केस में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अभी तक जो भी हमने अप टू 9th लेक्चर जो भी हमने पढ़ा है वो मुझे लग रहा है इस पेज पर पूरा समराइज है। आप कभी भी कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आप पूरा एक साथ रिकॉल कर सकते हो। मैंने ये जनरल स्ट्रक्चर लिया है कि कैसा भी केस हो, A इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स,
राइट। ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। कहीं पर आप देखोगे कि एम ग्रेटर देन एन है, एम लेस देन एन है, या एम इक्वल टू एन है, वो हम क्वेश्चन के टाइम पे ही डील कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है, बट कॉन्सेप्ट हर जगह पर यही रहने वाला है। तो आप ऐसे कैटेगराइज करके मत पढ़ने जाओ कि एक बार यही सारी चीज़ें तब पढ़ी जब एम लेस देन एन है, फिर एक बार पढ़ा जब एम ग्रेटर देन है। ऐसा नहीं करना, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ लिया, क्वेश्चन के टाइम पर हम डील करेंगे कि कैसा सिस्टम है कि m इक्वल टू एन है या m ग्रेटर देन n है, इस तरीके से। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।